नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। तो आज मैं आया हुआ हूँ जोधपुर, जिसे सन सिटी के नाम से भी जाना जाता है। मैं सुबह सुबह जोधपुर रेलवे स्टेशन पहुँच गया था। यहाँ से निकलकर मैं सबसे पहले जोधपुर की प्रसिद्ध जगह घंटाघर को देखने के लिए गया। यहाँ के घंटाघर का निर्माण महाराजा सरदार सिंह ने 19वीं और 20वीं शताब्दी के बीच करवाया था। ये मेहरानगढ़ किले के पास एक महत्वपूर्ण स्थल है। ऐसा माना जाता है कि यहाँ पर लगी हुई घड़ी लंदन से आई थी, संभवतः उसी कंपनी से जिसने प्रसिद्ध लंदन क्लॉक टावर बनाया था। समय के साथ घंटाघर के आसपास का इलाका बहुत व्यस्त हो गया है। कई दुकानें खुल गई हैं और सरदार मार्केट नाम से एक बाज़ार भी बन गया है। मैं सुबह सुबह पहुँचा था, इसलिए यहाँ पर सारी दुकानें बंद थीं और भीड़ भी नहीं थी। घंटाघर पूरी तरह से बलुआ पत्थर से बना है, जो पास के मेहरानगढ़ किले से मेल खाता है। टावर में 5 स्तर हैं। छठे स्तर के शीर्ष पर एक गुंबद है। निचला स्तर थोड़ा चौड़ा और चौकोर आकार का है, जिसमें बालकनी और सजावटी खिड़कियां हैं। इस स्तर के चारों ओर एक 8 तरफा पत्थर की बाड़ है, जो टावर को एक गोल चक्कर बनाती है और इसे पहचानना आसान बनाती है। पहले और दूसरे स्तर पर आकर्षक पत्थर की खिड़कियां हैं। चौथे स्तर पर घड़ी है। 5वां स्तर मेहराबों और खंभों वाली एक छोटी सजावटी संरचना है, जो एक छोटे मंडप की तरह है। रेलवे स्टेशन पहुंचने के बाद आपको वहीं बाहर से बैटरी रिक्शा मिल जाएंगे, जो आपको घंटाघर तक छोड़ देते हैं। आप ये सरदार मार्केट का प्रवेश द्वार देख सकते हैं और पीछे आपको ऊंचाई में मेहरानगढ़ फोर्ट दिखाई दे रहा है। और अब मुझे घंटाघर देखने के बाद जाना था तुर्जी का झालरा देखने के लिए। आप यहीं से जब थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर आपको पतली तंग गलियों से होते हुए तुर्जी का झालरा देखने के लिए जाना होता है। राजस्थान का जोधपुर शहर अपने कल्चर और पर्यटन स्थल के लिए काफ़ी फेमस है। यहाँ पर हर साल बड़ी संख्या में देश विदेश से पर्यटक घूमने के लिए आते हैं। इस शहर का शाही इतिहास और संस्कृति पर्यटकों को बेहद भाती है। जोधपुर में ज़्यादातर घर नीले रंग से रंगे हुए हैं, इसलिए इस शहर को ब्लू सिटी या सन सिटी भी कहा जाता है। जोधपुर राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा शहर है। राजस्थान के खूबसूरत शहर जोधपुर की स्थापना 1459 में राठौर कबीले के मुखिया राव जोधा ने की थी। इस शहर को खास बनाने का काम यहाँ के महल और पुराने घरों में लगे छितर के पत्थर करते हैं। अब मैं पहुँच गया था तुर्जी का झालरा, जो कि घंटाघर से 200 से 300 मीटर की दूरी पर स्थित है। जल ही जीवन है, ये नारा वर्तमान सरकारों के साथ पूर्व सरकारों ने भी दिया था, लेकिन इसका महत्व राजा महाराजाओं के शासन के दौरान ही समझ लिया गया था। जोधपुर शहर की एक महारानी ने शहर में पानी की समस्या को लेकर एक ऐसा अनोखा कार्य किया, जो आज जल संरक्षण के साथ पर्यटन को भी अपनी ओर आकर्षित करती है। दरअसल 1740 में जोधपुर शहर में भयंकर अकाल का दौर चल रहा था। उस दौरान तत्कालीन महारानी तंवर जी ने जल संरक्षण को लेकर भीतरी शहर के इलाके में एक ऐसा ऐतिहासिक झालरा बनवाया था। इस झालरा की बनावट ऐसी थी कि ज़मीन से ऊपर स्टेप वेल के आकार में बना ये झालरा शहर में होने वाली मानसून की बरसात में पानी इकट्ठा करता था। लिहाजा इसके बनने के बाद भीतरी शहर की महिलाएं इसी झालरे से पीने का पानी अपने घरों को लेकर जाती थीं। महारानी जी ने जल संरक्षण के साथ इस झालरे को बहुत ही सुंदर तरीके से निर्माण करवाया था। उस दौरान झालरे की गहराई इतनी रखी गई कि महिला आराम से सीढ़ियों से उतरकर पानी भरकर ऊपर आ सके। आज ऐतिहासिक तुर्जी के झालरे को जल संरक्षण के तौर पर मिसाल के रूप में देखा जाता है। यहाँ तुर्जी के झालरे को देखने के बाद अब मैं निकल पड़ा मेहरानगढ़ किले को देखने के लिए। यहाँ पर रास्ते में पूरा नाली का पानी बाहर पड़ा हुआ था, जिससे रास्ते में चलने में काफ़ी दिक्कत हो रही थी। यहाँ पर दीवार में बनी हुई पेंटिंग्स भी देखने लायक हैं। यहाँ की अंदर गलियों से होता हुआ शॉर्टकट रास्ते से
मैं मेहरानगढ़ फोर्ट की तरफ चल पड़ा था। भारत अपनी विविधताओं के लिए दुनिया भर में जाना जाता है। यहाँ कई खूबसूरत जगह और ऐतिहासिक इमारतें मौजूद हैं जिसे देखने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं। राजस्थान देश का ऐसा ही एक राज्य है जो अपनी अनोखी परंपरा और संस्कृति के लिए दुनिया भर में जाना जाता है। यहाँ की खूबसूरती से आकर्षित होकर दूर दूर से लोग भारत खींचे चले आते हैं। इस राज्य के हर एक शहर की अपनी एक अलग खासियत है। जोधपुर ऐसा ही एक शहर है जिसे ब्लू सिटी के नाम से जाना जाता है। एक समय में ये शहर मारवाड़ साम्राज्य की राजधानी भी हुआ करती थी। जिस शॉर्टकट रास्ते से मैं ऊपर मेहरानगढ़ फोर्ट की तरफ जा रहा था वो शॉर्टकट तो था, बट यहाँ पर एकदम खड़ी चढ़ाई थी जहाँ पर चलते हुए आपको बहुत जल्दी थकान लग सकती है। इसलिए ऊपर जाते हुए मैं थोड़ा रुक रुक कर ऊपर जा रहा था। आप पूरा रास्ता खाली देख सकते हैं क्योंकि मैं सुबह के वक्त ही ऊपर जा रहा था और इतनी सुबह यहाँ पर ज़्यादा भीड़ भी नहीं होती है मेहरानगढ़ किला को देखने जाने के लिए। जोधपुर शहर में आपको राजस्थानी कल्चर के कई रंग देखने को मिल जाएंगे। यहाँ के महल, किले और मंदिर एक तरफ जहाँ शहर के ऐतिहासिक गौरव को दर्शाते हैं, वहीं दूसरी ओर यहाँ का लोक नृत्य, संगीत और मिलनसार लोग शहर में रंगीन समा बांध देते हैं। अब मैं ऊपर मेहरानगढ़ किले के सामने पहुँच गया था जहाँ से सामने का नज़ारा बहुत ही खूबसूरत दिखाई देता है। ये किला लगभग 125 मीटर की ऊंचाई पर बना हुआ है। ये भारत के प्राचीनतम और विशाल किलों में से एक है। ये जो आप सामने देख रहे हैं ये किले का मुख्य प्रवेश द्वार है जिसे कहा जाता है जयपोल। इसका निर्माण सन 1808 में महाराजा मान सिंह ने जयपुर के महाराजा जगत सिंह से हुए युद्ध में मिली जीत के उपलक्ष्य में करवाया था। यहाँ द्वार से पहले लेफ्ट हैंड साइड में गणेश जी का एक छोटा सा मंदिर भी बना हुआ है। आप देखेंगे यहाँ के मुख्य प्रवेश द्वार के ऊपर बहुत ही सुंदर नक्काशी की गई है। इसके दोनों तरफ बने उस ज़माने के चित्र इतने अच्छे बने हैं कि आप इसको देखते ही रह जाएंगे। द्वार से अंदर आने के बाद आपको लेफ्ट हैंड साइड पे बने हुए टिकट रूम से 200 रुपये का एंट्री टिकट लेना पड़ता है। यहाँ पर आप लिफ्ट का उपयोग करके ऊपर मेहरानगढ़ फोर्ट जा सकते हैं, लेकिन ये चार्जेबल है और लिफ्ट का चार्ज 50 रुपये पर पर्सन होता है। ये एक तरफा चार्ज है, या आप पैदल मार्ग का प्रयोग करके ऊपर मेहरानगढ़ फोर्ट जा सकते हैं। अब जिस द्वार को पार करके हम आगे जा रहे हैं उसका नाम है डेढ़ कांगड़ा पोल। द्वार को पार करते ही आपको सामने बनी हुई ब्लू सिटी नज़र आएगी। यहाँ से किला देखने में काफ़ी खूबसूरत दिखाई देता है। और अब हमें तीसरे द्वार को पार करते हुए आगे जाना है और ये है अमृत पोल जिससे हम अंदर जा रहे हैं। द्वार से अंदर घुसते ही आपको मेहरानगढ़ फोर्ट का मेस्मराइजिंग सीन नज़र आएगा। यहाँ पर आपको एकदम से खड़ी हुई चढ़ाई वाले रास्ते से होते हुए ऊपर चौथे द्वार की ओर जाना होता है। आप हर कदम के साथ इस किले की खूबसूरती देख सकते हैं। और अब यहाँ से हम प्रवेश करने वाले हैं मेहरानगढ़ किले के चौथे मुख्य प्रवेश द्वार में जिसका नाम है लोहा पोल। लोहा पोल में आपको कई सारी हाथों के निशान या हाथ के छाप देखने को मिल जाएंगे। ये उन रानियों के निशान हैं जो सती हुई हैं। ये है राजमहल को जाने वाला आखिरी द्वार सूरज पोल। इस द्वार का नाम है सूरज पोल, जहाँ से प्रवेश करके आपको सीढ़ियों से ऊपर जाना होता है। यहाँ बने मार्बल के चबूतरे के ऊपर बनाई गई सीट पर बैठाकर राजाओं का राज तिलक किया जाता था। यहाँ पर आखिरी राज तिलक वर्तमान राजा गज सिंह का हुआ था और यहाँ सामने आपको उनके राज तिलक की खींची हुई तस्वीर भी दिखाई देगी। आप देखेंगे इस कोल्ड आर्ट को लाल जोधपुरी बलुआ पत्थर से बनाया गया है और यहाँ पर जो आपको जालियों और झरोखों के ऊपर खूबसूरत नक्काशी नज़र आ रही है ये सारी हाथ से बनाई गई है। इन जालियों को बनाने का ये रीज़न था, इससे हवा अच्छे से आर पार हो जाया करती थी और साथ ही साथ इनसे सूरज की रोशनी छनकर भी अंदर आया करती थी। इसे देखने के बाद अब आइए चलते हैं पालकी खाने में। तो जब राजा और रानियां मध्यकाल में एक जगह से दूसरी जगह जाया करते थे तो इन पालकियों का इस्तेमाल किया करते थे। यहाँ पर जो पालकियाँ आपको खुली हुई दिखाई देंगी
वो राजा इस्तेमाल करते थे और जो पालकी बंद हुई होगी उसे रानियां इस्तेमाल किया करती थीं। और क्योंकि उस समय पर पर्दा प्रथा होती थी, इसलिए रानियों को पुरुषों की नज़रों से बचाने के लिए बंद पालकियों में ले जाया जाता था। यहाँ पर आपको एक खास बात और बता दूँ, इन पालकियों को उठाकर चलने वाले सेवकों को स्पेशल ट्रेनिंग दी जाती थी ताकि चलते समय या पालकी को रखते समय राजा या रानी को कोई झटका ना लगे और वो एक आरामदायक सवारी का लुत्फ उठा सके। श्रृंगार चौक के बाद इस किले का दूसरा इम्पोर्टेंट भाग आता है दौलत खाना। तो उस ज़माने में राजा महाराजाओं की जितनी भी दौलत हुआ करती थी, जैसे सोना, चांदी, हीरे, जवाहरात, वो सब इस दौलत खाने के अंदर रखा जाते थे। तो उस ज़माने में इस दौलत खाने की सुरक्षा के लिए सैनिक तैनात करके रखे जाते थे। इस दौलत खाने के अंदर रखा हुआ है महाडोल, जहाँ महा का मतलब होता है बड़ी और डोल का मतलब होता है पालकी। जब सन 1730 में महाराजा अभय सिंह ने गुजरात के मुगल गवर्नर बुलंद खान को हराया था, तब वो इस महाडोल को लूट कर यहाँ लाए थे। इसे पूरा प्योर गोल्ड से बनाया गया है। यहाँ पर आपको महाराजा अजीत सिंह की तलवार भी रखी हुई दिख जाएगी। इसके आगे आपको मुगल बादशाह अकबर की भी तलवार रखी हुई दिख जाएगी। पुराने समय में इस कपड़े को पर्दे की तरह इस्तेमाल किया जाता था। इसके बाद आपको कटार, हेलमेट, ढाल, अंकुश और पुराने ज़माने की बंदूक भी दिखाई देगी। इसके आगे वाले सेक्शन में सुपारी और पान रखने वाले डिब्बे, सिंदूर रखने वाले डिब्बे देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पर आपको सामने चांदी से बना हुआ हुक्का भी देखने को मिल जाएगा। ये है राजा के कपड़े जो राजा पहनते थे। यहीं पर आपको बड़े से द्वार में लगाया जाने वाला पुराना ताला भी देखने को मिलेगा और इसके बगल में आप पुराने सिक्कों का संग्रह भी देख सकते हैं। अब हम आ गए हैं दूसरे हॉल में, जहां पर कंट्री लाइफ इन मारवाड़ को पेंटिंग्स में दिखाया गया है। और अब हम चल रहे हैं ऊपर तीसरे हॉल की तरफ, जहां पर आप देखेंगे राजाओं महाराजाओं के समय के तंबू और कालीन। तो राजा कभी युद्ध और शिकार के लिए जाते थे तो इस तरह के तंबू और कालीन उनके साथ ले जाए जाते थे और सही जगह को देखकर तंबू को गाड़कर कालीन को बिछवा दिया जाता था। ये है 17वीं शताब्दी में बना हुआ मेहरानगढ़ किले का शीश महल। इस महल को राजा अजीत सिंह के बेडरूम के रूप में बनाया गया था, लेकिन उनके उत्तराधिकारी राजा इस महल को पूजा घर और ध्यान कक्ष यानी कि मेडिटेशन रूम की तरह इस्तेमाल करने लगे। इसके बाद अब हम चलते हैं मेहरानगढ़ किले के सबसे खूबसूरत महल, जिसको पैलेस ऑफ फ्लावर्स कहा जाता है, जहां पर 29 किलो प्योर गोल्ड का इस्तेमाल किया गया है। इसे महाराजा अभय सिंह ने अपने मनोरंजन के लिए बनवाया था। यहाँ नर्तकी नृत्य करती थी और संगीतकार गाना बजाना करते थे। यहाँ की छत बनाने के लिए पूरा 29 किलो सोने का उपयोग किया गया है। इसके अलावा आप यहाँ जो रंग बिरंगे ग्लास देख रहे हैं, ये सारे बेल्जियम से मंगाए गए थे। यहाँ के बाद अब हम जा रहे हैं किले के सबसे ऊपरी भाग में। यहाँ का नज़ारा सच में देखने लायक होता है। यहीं पर एक शस्त्रागार को भी बनवाया गया है। यहाँ पर आप तरह तरह की तलवारें, सुरक्षा कवच, कमर में छुपाए जाने वाले कटार, तरह तरह की बंदूकें, कुल्हाड़ियाँ और फरसे और शिकार करने के लिए भाले भी देखने को मिल जाएंगे। इसके बाद चलिए चलते हैं किले के एक और खूबसूरत हिस्से में, जिसे कहा जाता है तखत विलास। इस महल को 33वें राठौड़ शासक महाराजा तखत सिंह जी ने बनवाया था अपने पर्सनल बेडरूम की तरह। इस कमरे को महाराजा तखत सिंह अपने मनोरंजन के लिए भी इस्तेमाल करते थे। इस जगह से नीचे उतरने पर आपको एक और खूबसूरत जगह दिखेगी, जहां से आपको जोधपुर शहर का पूरा नज़ारा देखने को मिलेगा। इसके बाद महल में थोड़ा और आगे बढ़ने पर आपको यहाँ पर वीर दुर्गादास राठौर जी की पेंटिंग बनी नज़र आएगी। यहाँ पर उनकी तलवार भी रखी हुई है।
और ठीक इस रूम के सामने इस किले का अकाउंट सेक्शन भी हुआ करता था। इस कमरे में सामने की ओर मुनीम जी बैठा करते थे। इसके बाद अब हम चल रहे हैं किले के अगले हिस्से में, जिसे कहा जाता है झांकी महल। यहाँ पर आपको बताता चलूँ, जब भी शाही परिवार में किसी बच्चे का जन्म हुआ करता था तो राजा उनके लिए इस तरह के खूबसूरत पालने बनवाया करते थे। तो इस झांकी महल में आपको तरह तरह के हाथ से चलने वाले पालने भी देखने को मिल जाएंगे। इसको देखने के बाद अब हम चल रहे हैं महल के अगले हिस्से में, जिसे होली चौक कहा जाता था। इस आंगन में शाही परिवार की महिलाएं यानी रानी, पटरानियाँ, उनकी दासियाँ होली के त्यौहार को धूमधाम से मनाया करती थीं। और इस जगह पर पुरुषों का जाना प्रतिबंधित था। यहाँ पर पुरुष पहरेदारों की जगह किन्नर पहरेदार खड़े किए जाते थे। यहाँ से आगे बढ़ने पर आपको भगवान श्री कृष्ण का बना हुआ प्राचीन मंदिर भी देखने को मिलेगा, जहाँ पर आप दर्शन कर सकते हैं। यहाँ से थोड़ा आगे बढ़ने पर आपको दो बहुत बड़ी बड़ी कढ़ाई रखी हुई भी दिख जाएंगी। यहाँ पर अब आपको बढ़ते हुए थोड़ा ऊपर जाना पड़ता है। यहाँ पर अगल बगल छोटे छोटे कमरे बने हुए हैं, जहाँ पर तोपची रहा करते थे। इसके बाद अब हम पहुँच रहे हैं मेहरानगढ़ फोर्ट के ऊपरी भाग में, जहाँ पर आपको कई सारी तोपें रखी हुई दिख जाएंगी। मेहरानगढ़ फोर्ट की सुरक्षा के लिए इन तोपों को रखा जाता था। यहाँ पर आपको कोई तोप छोटी तो कोई तोप बड़ी देखने को मिलेगी। इसी जगह से थोड़ा आगे बढ़ने पर आपको चामुंडा माता जी का मंदिर भी देखने को मिल जाएगा, जहाँ पर आपको इस रास्ते से होते हुए आगे बढ़ना होता है। आप सामने देख सकते हैं चामुंडा माता का मंदिर। यहीं पर एक पुराने टाइम का कुआं भी बना हुआ है। इस किले को देखने के बाद अब मैं निकल रहा था बाहर की तरफ। यहाँ पर रुककर आप शॉपिंग कर सकते हैं और इसी के सामने बने हुए रेस्टोरेंट में जाकर आप खाना भी खा सकते हैं। यहाँ पर उस ज़माने का पानी को स्टोर करने का बर्तन भी रखा हुआ था। और अब हम वापस पहुँच गए हैं लोहा पोल की तरफ, जो शाही महल में प्रवेश करने से पहले आखिरी दरवाज़ा पड़ता है। और इस गेट पर बनी हुई बीच में कीलों को आप देख सकते हैं, ताकि हाथी दरवाज़ा ना तोड़ पाए। तो अब राव जोधा जी का फलसा होते हुए हमें निकलना था बाहर की तरफ। जिस रास्ते से आप ऊपर को आए थे, अब उसी रास्ते से आपको बाहर की तरफ भी जाना होगा। अब मैं निकल आया था मेहरानगढ़ फोर्ट के बाहर। यहाँ से आप पूरा जोधपुर शहर देख सकते हैं। यहाँ पर इस वक्त भी हल्की धुंध थी, इसलिए पूरा दूर तक का नज़ारा क्लियर नहीं दिख रहा था। बाहर से मेहरानगढ़ फोर्ट काफ़ी खूबसूरत दिखाई देता है। सामने से मेहरानगढ़ फोर्ट कुछ इस तरह से दिखाई देता है, जो कि देखने में काफ़ी ज़्यादा ही खूबसूरत लगता है। मेहरानगढ़ फोर्ट को देखने के बाद अब हम चल रहे हैं यहीं से थोड़ी दूरी पर बने हुए जसवंत थड़ा को देखने के लिए। भारत के राजस्थान में जोधपुर शहर कई ऐतिहासिक स्थलों और स्मारकों का घर है। इनमें से सबसे प्रतिष्ठित स्मारकों में से एक है जसवंत थड़ा। 1899 में निर्मित ये शानदार संगमरमर का स्मारक महाराजा जसवंत सिंह द्वितीय की याद में उनके बेटे महाराज सरदार सिंह द्वारा बनवाया गया था। यहाँ पर हिल टॉप में राव जोधा जी का एक स्टैच्यू भी बनाया गया है। यहाँ पर अंदर जाने के लिए आपको 30 रुपये का एंट्री टिकट लेना होता है। यहाँ पर जसवंत थाड़ा के बगल में एक झील भी बनी हुई है। जसवंत थाड़ा जोधपुर राजस्थान भारत में एक बहुत ही अच्छा संगमरमर का स्मारक है। ये स्मारक पारंपरिक राजस्थानी वास्तुकला का एक सच्चा प्रतिनिधित्व है, जो अपनी भव्यता के लिए प्रसिद्ध है। जोधपुर के महाराजा सरदार सिंह द्वारा 1899 में निर्मित जसवंत थड़ा महाराज जसवंत सिंह द्वितीय को एक समर्पित स्मारक है।
इसका निर्माण जटिल नक्काशीदार संगमरमर और बारीक विस्तृत बलुआ पत्थर की नक्काशी से किया गया है। आगरा के ताजमहल से इसकी अद्भुत समानता के परिणाम स्वरूप स्मारक को मारवाड़ का ताजमहल भी कहा जाता है। जसवंत थाड़ा की अनूठी स्थापत्य शैली इसे राजस्थान की कई संरचनाओं के बीच खड़ा करने में मदद करती है। जसवंत थाड़ा का मुख्य आकर्षण इसकी सौंदर्यपूर्ण रूप से मनभावन डिज़ाइन है। विस्तृत नक्काशी और सफ़ेद संगमरमर से बना ये स्मारक बेहद खूबसूरत है। स्मारक का मुख्य हॉल 12 खंभों पर टिका हुआ है, जिसकी दीवारें जटिल डिज़ाइन और मूर्तियों से सजी हुई है। इसमें एक समाधि भी है जिसमें महाराजा जसवंत सिंह द्वितीय और उनके पूर्वजों के चित्र हैं। जसवंत थाड़ा के आसपास का बगीचा भी काफ़ी आकर्षक है, जिसमें हरे भरे लॉन और रंग बिरंगे फूल हैं। बगीचे का ध्यान से लैंडस्केप किया गया है। जसवंत थाड़ा जोधपुर में एक ऐसा पर्यटक स्थल है जिसे अवश्य देखना चाहिए। ये राजपूतों की वास्तुकला की शानदारता का एक बेहतरीन उदाहरण है और शहर की समृद्ध संस्कृति का अनुभव करने का एक शानदार तरीका है। ये स्मारक जोधपुर के राजपूतों के गौरवशाली अतीत और विरासत के बारे में अधिक जानने के लिए भी एक अच्छी जगह है। ये स्मारक जोधपुर के शाही परिवार के लिए शमशान भूमि के रूप में बनाया गया था। ऐसा कहा जाता है कि इस स्मारक का निर्माण प्रसिद्ध वास्तुकार लल्लू लाल ने किया था, जिन्होंने जोधपुर में उमेद पैलेस का भी डिज़ाइन तैयार किया था। जसवंत थाड़ा के चारों ओर आपको काफ़ी खूबसूरत नज़ारा देखने को मिलता है। एक तरफ तो आपको जोधपुर शहर दिखता है, तो दूसरी तरफ पहाड़ी की ऊंचाई पर बनी हुई सुरक्षा दीवार भी दिखती है। जसवंत थाड़ा सुबह 9 से शाम के 5 बजे तक पर्यटकों के लिए खुला रहता है। जसवंत थाड़ा से मेहरानगढ़ किले का नज़ारा मंत्रमुग्ध कर देने वाला होता है। यह किले की कुछ अच्छी तस्वीरें खींचने के लिए भी एक बेहतरीन जगह है। जसवंत थाड़ा का डिज़ाइन राजस्थानी और मुग़ल वास्तुकला का एक अनूठा मिश्रण है। यह जटिल नक्काशीदार मेहराबों, गुंबदों और जालियों से स्पष्ट है, जो दोनों शैलियों की खासियत है। आशा है आप सभी लोगों को जोधपुर का ये वीडियो पसंद आया होगा। तो ये था वीडियो का पार्ट 1। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें और शेयर करें। जसवंत थाड़ा से बाहर निकलने पर आपको यहाँ से मेहरानगढ़ फोर्ट का बहुत ही खूबसूरत नज़ारा दिखाई देता है। यहाँ पर रुककर लोग फ़ोटोग्राफी कराते हैं।